नमस्कार दोस्तों, एडवर्टाइज मनी इंडिया की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं सिबिल स्कोर को। अगर आपका सिबिल स्कोर पहले कुछ खराब हो चुका है, उसको आप किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं, और अगर आप अपना सिबिल स्कोर पहले से कुछ अच्छा मेंटेन कर रहे हैं तो उसको फर्दर किस तरीके से इंप्रूव किया जा सकता है या फिर उसको खराब होने से किस तरीके से बचाया जा सकता है। किसी भी तरह का लोन लेने के लिए सिबिल स्कोर इतना इंपॉर्टेंट होता ही क्यों है, सिबिल स्कोर से जुड़े हुए सारे डाउट्स इस वीडियो में हम लोग डिटेल में क्लियर करने वाले हैं। तो देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। हमारे आसपास अगर हमें किसी व्यक्ति के बारे में जानना होता है कि वो व्यक्ति समाज के लिए या फिर पर्टिकुलरली किसी व्यक्ति के लिए अच्छा है या फिर बुरा है, ये हम लोग कैसे पता करते हैं? हम लोग पता करते हैं उसके आसपास वाले लोगों से कुछ जानकारी इकट्ठी करते हैं, उस व्यक्ति से बात करते हैं जो उस व्यक्ति को ऑलरेडी जान रहा हो। दूसरा एग्जाम्पल आप ये समझ सकते हैं कि आपके बहुत सारे दोस्त हैं, उनमें से अगर आपसे कोई पैसा उधार मांगता है तो पैसा देने से पहले आप क्या चीज देखते हैं? आप ये चीज जरूर देखते होंगे कि मेरा पैसा वापिस आएगा या नहीं आएगा, पास्ट में इस व्यक्ति की हिस्ट्री कैसी रही है, क्या ये पैसे वापस लौटा देता है अगर किसी से उधार लेता है। ये सब देखने के बाद ही आप उसको कुछ पैसा उधार देंगे। अब बैंकिंग इंडस्ट्री के केस में यही काम करता है हमारा सिबिल स्कोर। ये सिबिल स्कोर दर्शाता है किसी भी व्यक्ति का फाइनेंशियल कैरेक्टर। अगर किसी व्यक्ति का सिबिल स्कोर बहुत अच्छा होगा तो इसका मतलब ये है कि वो व्यक्ति जब भी लोन लेता है किसी भी बैंक से, उसकी सारी इंस्टॉलमेंट्स वो समय पर जमा करवा रहा है। लेकिन अगर उस व्यक्ति का सिबिल स्कोर खराब है तो इसका मतलब यह हुआ कि वो लोन तो ले रहा है लेकिन वो समय से उसकी पेमेंट वापस नहीं कर रहा है। अब मान लीजिए आपकी कोई इंस्टॉलमेंट चूक चुकी है, आप समय पर उसे जमा नहीं करवा पाए हैं और किसी वजह से आपका जो सिबिल स्कोर है वो ऑलरेडी काफी नीचे चला गया है। तो इस केस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको ये आ सकती है कि अगली बार जब भी आप कोई लोन लेने के लिए जाएंगे तो वहां पर आपको लोन मिलना पहले से ज्यादा मुश्किल हो चुका होगा। और अगर लगातार आपने कई इंस्टॉलमेंट्स मिस कर दी हैं तो उस केस में तो आपका सिबिल स्कोर इतना नीचे जा चुका होगा कि कोई भी बैंक आपको लोन देगा ही नहीं। और दूसरी प्रॉब्लम यहां पर यह आती है कि अगर आपको लोन दिया भी जाएगा तो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना ज्यादा चार्ज किया जाएगा कि भविष्य में ये लोन आप पर बोझ बन सकता है। अब बैंकों में क्या सिस्टम होता है कि जैसे जैसे आपका सिबिल स्कोर अच्छा होता चला जाता है, ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे बैंक जो है कम ब्याज पर आपको लोन ऑफर करते हैं। इसके ऑपोजिट अगर आपका सिबिल स्कोर जैसे जैसे कम होता चला जाता है तो आपकी ब्याज की दर जो है वो बढ़ती चली जाती है और एक निश्चित लेवल के बाद तो बैंक आपको लोन देते भी नहीं है। वो निश्चित लेवल पर्सनल लोन, कार लोन, होम लोन के लिए क्या है वो अभी हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। किसी भी सिबिल रिपोर्ट में आपके जो है सारे अकाउंट दिखाए जाते हैं जब भी एक बैंकर उसको निकालता है। यहाँ हमने किसी सिबिल रिपोर्ट का पर्टिकुलर कोई एक पेज लिया है, एक पेज में से भी एक अकाउंट हमने लिया है। कुछ इस तरह से आपको आपकी सिबिल रिपोर्ट दिखाई देती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिछले 36 महीनों का रिकॉर्ड जो है आपको दिखाया गया है। हर महीने आपका जो अकाउंट है कितने दिनों से ओवरड्यू रहा है, आपकी इंस्टॉलमेंट कितनी चूक गई है, वो सब इस सिबिल रिपोर्ट में डिटेल में आता है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस व्यक्ति की जो इंस्टॉलमेंट है 30 दिन लेट हो चुकी है। यहाँ पर अगले महीने में 15 दिन फिर लेट कर दी, यानी कि पूरे 45 दिन इसकी इंस्टॉलमेंट लेट हो चुकी है और 45 दिनों के बाद इसने इस इंस्टॉलमेंट को भरा है। ठीक इसके बाद 2 महीनों बाद फिर इसने इसको रिपीट किया, क्या किया, फिर 15 दिन अपनी इंस्टॉलमेंट लेट कर दी। यहाँ पर फिर से इसकी इंस्टॉलमेंट 9 दिन लेट है, यहाँ पर 12 दिन लेट है, 5 दिन लेट है, 9 दिन लेट है और इसके बाद तो इसने ट्रेंड ही चला दिया, यहाँ पर इंस्टॉलमेंट भरी ही नहीं। 12 दिन, फिर अगले महीने के 30 दिन ऐड हो गए 32 दिन, फिर अगले महीने के 30 दिन ऐड हो गए 62 दिन। तो यहाँ पर आकर इसने अपनी इंस्टॉलमेंट भरनी ही बंद कर दी है। लास्ट में क्या किया बैंक ने, जहां से भी इसने ये लोन ले रखा था इस पैसे को राइट ऑफ किया, यानी कि बैंक को ये पैसा ये मानना पड़ा कि हम लोग इसको लॉस मान लेते हैं और इस व्यक्ति से हमें कोई भी उम्मीद नहीं है। किसी सिबिल में अगर इस तरह का राइट ऑफ आ जाता है तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपकी सिबिल रिपोर्ट देखते ही आपका लोन रिजेक्ट कर दिया जाता है। आई होप आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी कि एक बैंकर को आपकी सिबिल रिपोर्ट किस तरीके से दिखाई देती है। इससे आप एक चीज और समझ सकते हैं कि अगर आपकी इंस्टॉलमेंट एक दिन भी लेट होती है तो वो भी यहाँ पर आपको दिखाई देगी। जैसे यहाँ पर सिर्फ 9 दिन लेट थी तो यहाँ पर प्रॉपर आ गया कि 9 दिन बाद आई है। यहाँ पर 12 दिन लेट थी तो आ गया, 5 दिन वाला भी आ गया। तो अगर आपकी इंस्टॉलमेंट 1-2 दिन 4 दिन भी लेट होती है उससे भी आपके सिबिल स्कोर पर बुरा इंपैक्ट पड़ता है। अब ये जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है ये बैंकर कहां से निकाल सकता है? इसके लिए वर्तमान में बैंकों के पास 4 ऑप्शन है, इक्विफैक्स,
क्रिफ, एक्सपीरियन और ट्रांस यूनियन सिबिल। ये ट्रांस यूनियन जो है ये सिबिल की मेन कंपनी है, तो इसका पूरा नाम ट्रांस यूनियन सिबिल है। अब ये आपकी एक क्रेडिट रिपोर्ट होती है, इन चारों से आप कहीं से भी निकाल सकते हैं, लेकिन ट्रांस यूनियन सिबिल जो है ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है। मैक्सिमम केसेस में यही रिपोर्ट बैंक वाले आपकी निकालते हैं। यहाँ पर अगर कोई डाउट हो तो उसके बाद क्रिफ निकाला जाता है, एक्सपीरियन और इक्विफैक्स निकाला जाता है। अब मैक्सिमम केसेस में ये ट्रांस यूनियन सिबिल निकाला जाता है, तो इसका नाम ही लोगों ने सिबिल रिपोर्ट रख दिया है। जैसे कि एडहेसिव वाला अगर आप एग्जांपल लेंगे तो एडहेसिव जब आप बाजार से खरीदते हैं तो आप लोग जाते ही बोलते हैं कि हमें फेविकोल चाहिए, आप कभी भी ये नहीं बोलते जाके कि हमें एडहेसिव चाहिए। ठीक उसी तरीके का ब्रांड यहाँ पर क्रिएट हो चुका है सिबिल का। हम लोग इसको क्रेडिट रिपोर्ट कहने की बजाय सिबिल रिपोर्ट बोलते हैं। अब सिबिल रिपोर्ट के पास इतना सारा डेटा, आपकी सारी हिस्ट्री आती कहां से है, तो इसके लिए बैंकों ने प्रॉपर एक मैकेनिज्म बना रखा है। सारे बैंक जो हैं हर महीने आपके लोन्स का डेटा जो है वो शेयर करते हैं सिबिल को या फिर दूसरी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को, और उन सबको कंपाइल करके एक रिपोर्ट के रूप में रखने की जिम्मेवारी इन एजेंसीज की होती है। अब ये जो डेटा शेयरिंग है ये आपको किस तरीके से इंपैक्ट करती है, इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। ये हमारा एक मित्र है ए ने क्या किया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से एक लोन ले लिया, और कुछ समय बाद 6-8 महीने बाद, 1 साल बाद इसको एक और लोन की आवश्यकता थी। तो अब ये दूसरा लोन लेने के लिए पहुंच चुका है HDFC बैंक के पास। अब HDFC बैंक को कैसे पता चलेगा कि ये जो व्यक्ति है ए, ये अपनी सारी इंस्टॉलमेंट्स समय पर जमा करवाता है, पैसों के प्रति इसका जो लेन देन है, इसका जो व्यवहार है वो अच्छा है। इसके लिए उसको पूछना पड़ेगा इसके पुराने वाले बैंकर से जहां से इसने पहले लोन ले रखा है। तो SBI से डायरेक्टली पूछने की बजाय ये क्या करेगा, ये निकालेगा इसकी क्रेडिट रिपोर्ट, यानी कि आप कह सकते हैं HDFC बैंक इसकी सिबिल रिपोर्ट निकालेगा, और सिबिल रिपोर्ट में इसके जो पुराने लोन चल रहे हैं उसका पूरा रिकॉर्ड जो है वो HDFC बैंक को देखने को मिल जाएगा। और इसी रिपोर्ट के आधार पर HDFC बैंक ये डिसाइड करेगा कि अगर ए का पैसे के प्रति व्यवहार अच्छा है तो हम उसको लोन दे सकते हैं, और अगर ए जो है पैसा समय पर नहीं भर पा रहा है या फिर भरता ही नहीं है इंटेंशनली, तो उस केस में HDFC बैंक इसको देख लेगा सिबिल रिपोर्ट से और आपका लोन जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब अगर आप भी बहुत सारे लोगों की तरह यही सोचते हैं कि अरे इंस्टॉलमेंट 1-2 दिन लेट हो जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा, तो इंस्टॉलमेंट भले ही 1 ही दिन लेट हो, जैसा कि हमने आपको सिबिल रिपोर्ट में प्रॉपरली दिखाया है, 1 दिन भी लेट होने पर वहां पर आपको एक रेड फ्लैग दिखाई देता रहेगा, और ये रेड फ्लैग जिंदगी भर के लिए वहां पर फिक्स हो जाएगा। आप आज से 3 साल बाद भी कोई लोन लेने जाएंगे तो वो बैंकर एक बार आपसे जरूर पूछेगा कि उस टाइम आपने अपनी इंस्टॉलमेंट 2 दिन लेट कर दी थी, उसके पीछे कारण क्या था, और आपको फिर वो प्रॉपरली जस्टिफाई करना पड़ेगा। बैंकों में क्या होता है कि बैंक जो है आपके लोन के बिहेवियर के आधार पर, आप अगर लोन की रीपेमेंट नहीं कर पाते हैं तो उस केस में समय के साथ साथ इसको इरेगुलर बताता रहता है, और एक निश्चित अंतराल के बाद इसको वो NPA घोषित कर देता है। जैसे कि अगर आपकी इंस्टॉलमेंट 0 से 30 दिन तक लेट होती है तो बैंक इसको डाल देता है SMA 0 की कैटेगरी में, यानी कि ये खाता खराब होना, NPA की तरफ बढ़ना शुरू हो चुका है। उसके बाद अगर आपकी 2 इंस्टॉलमेंट लेट हो जाती हैं या फिर आपकी इंस्टॉलमेंट 31 दिनों से 60 दिनों तक लेट रहती है तो इसको बैंक डाल देता है SMA 1 की कैटेगरी में। यहां पर आप और नजदीक आ चुके हैं NPA की तरफ। अब तीसरी जो लास्ट स्टेज आती है 61 डेज से लेकर 90 डेज के बीच में अगर आपकी इंस्टॉलमेंट ड्यू हो चुकी है तो बैंक इसको डाल देता है SMA 2 की कैटेगरी में। NPA में घुसने से पहले ये लास्ट स्टेज होती है। जैसे ही 90 दिन क्रॉस होते हैं तो बैंक इसको घोषित कर देता है NPA। और ये सिचुएशन जो होती है ये आपकी सिबिल रिपोर्ट के लिए डिजास्टरस हो सकती है। आपका एक बार अकाउंट NPA हो गया तो आपके लिए बैंक से लोन लेना बहुत 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 ही मुश्किल हो जाता है, और इस स्थिति पर आने के बाद बैंक बहुत सारी पेनल्टीज आप पर इंपोज करता है। तो इंस्टॉलमेंट के साथ साथ आपको वो पेनल्टी भी बाद में भुगतनी पड़ती है। प्लस जैसा कि हमने बात की कि ये जिंदगी भर का एक रेड फ्लैग लग जाता है। आप चाहे 2, 3, 4 साल बाद भी जाएंगे तो बैंकर आपसे जरूर पूछेगा कि आपका वो अकाउंट NPA क्यों हो गया था, या फिर वो अकाउंट आपका इरेगुलर क्यों हो गया, आपने समय से इंस्टॉलमेंट जमा क्यों नहीं करवाई। तो फिर उस केस में आपको वो सारी चीजें जस्टिफाई करनी होती हैं, भले ही आज से 4 साल बाद आपका सिबिल रिपोर्ट, आपका सिबिल स्कोर बहुत ही अच्छा हो जाए, तब भी ये स्थिति आपके सामने आने वाली है। अब एक क्वेश्चन हमेशा आता होगा कि कितना सिबिल स्कोर अच्छा माना जाता है। देखिए बैंकों ने एक क्राइटेरिया बना रखा है, एक निश्चित स्कोर के बाद आपको लोन नहीं दिया जा सकता। हम पर्टिकुलरली यहाँ पर बात करेंगे देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। यहाँ पर क्या है कि अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, पहले पर्सनल लोन के बारे में हम लोग बात करते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में क्या है कि अगर आपका सिबिल स्कोर 650 या उससे ज्यादा है तो उस केस में ही आपको लोन दिया जाता है। 650 से अगर आपका स्कोर नीचे चला गया तो उस केस में SBI आपको
आपको कभी भी पर्सनल लोन नहीं देता है। जितने भी बड़े बैंक हैं हमारे देश में, सबके लिए लगभग सेम क्राइटेरिया है। लेकिन अगर आप कोई कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं, कोई प्राइवेट जॉब करते हैं, कोई प्रोफेशनल है, यानी कि अगर आप किसी गवर्नमेंट सर्विस में नहीं हैं, तो उस केस में मिनिमम 670 स्कोर जो होता है ये रखा गया है एसबीआई से पर्सनल लोन लेने के लिए। इससे नीचे जाते ही आपको लोन नहीं दिया जाता है। लगभग सभी तरह के लोन के लिए यही 670 जो है मिनिमम क्राइटेरिया रखा जाता है, यानी कि 670 तो सबसे लो वाला स्कोर है जहां पर आपको लोन दिया जाएगा। लेकिन अगर आपका स्कोर मिनिमम वाली कैटेगरी में है तो आप मान के चलिए 670 पर जो भी मैक्सिमम ब्याज लगना है वही आपको लगेगा। अच्छे स्कोर की बात करें तो आजकल लोग इतने अवेयर हो चुके हैं कि 800 के आसपास स्कोर होना बहुत ही नॉर्मल हो चुका है। तो 800 से ऊपर अगर आपका स्कोर है तो उसी को अच्छा स्कोर माना जाता है, और अगर 750 से ऊपर अगर आपका स्कोर है तो उस केस में आपको एक ठीक ठाक इंटरेस्ट रेट बैंक ऑफर करता है। बेस्ट तो नहीं करता, क्योंकि बेस्ट 800 के ऊपर ही आपको मिलने वाला है, लेकिन अगर 750 से भी ठीक है तो आपको एक ठीक ठाक इंटरेस्ट रेट, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, मान लीजिए अगर 800 से ऊपर स्कोर वाले को बैंक 10% पर लोन देगा, तो मान के चलिए 750 अगर आपका स्कोर है तो आपको 10.50 या 11% के आसपास लोन मिलेगा। वहीं अगर आप चले जाते हैं यही 670 वाली कैटेगरी में, तो चांसेस है यही लोन आपको 12 या 13% के आसपास मिलेगा। तो इंटरेस्ट रेट आपका बढ़ता चला जाएगा अगर आपका सिबिल स्कोर कम होता जा रहा है। अब मान लीजिए आपने पास्ट में कोई गलती कर दी, आपका सिबिल स्कोर इतना नीचे आ गया कि अब आप लोन ही नहीं ले पा रहे हैं, तो यहां पर भी एक फैसिलिटी आपको दी जाती है। वो ये है कि आप कुछ लोन तो यहां पर ले सकते हैं, क्योंकि आपको अपना सिबिल स्कोर इंप्रूव करना है। इंप्रूव कैसे करेंगे? आप बैंक से लोन लेंगे, उसको समय समय पर पे करते रहेंगे, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल तक समय पर जब आप उसको भरते रहेंगे आगे फ्यूचर में, तो धीरे धीरे आपका सिबिल स्कोर इंप्रूव हो जाएगा। अब अगर आप भी बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस की तरह ये सोच रहे हैं कि आप 1 दिन में, 5 दिन में आपका सिबिल स्कोर इंप्रूव हो जाएगा, तो ऐसा कभी भी नहीं होता है। ये सिबिल स्कोर जो है ना तो 1 दिन में गिरता है, ना ही 1 दिन में ऊपर जाता है। ये गिरेगा भी तभी अगर आप लंबे समय तक अपना पैसा नहीं भर रहे हैं, तो ये धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाएगा। और अगर समय के साथ साथ सब कुछ आपने रेगुलर करना शुरू कर दिया है, समय पर अपनी इंस्टॉलमेंट्स पे करनी शुरू कर दी हैं, तो ये धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो आप बैंक से दोबारा से क्रेडिट लेंगे, कोई लोन लेंगे जिसको कि आप समय पर भरेंगे, जिससे कि आपका क्रेडिट स्कोर इंप्रूव होगा। तो कौन कौन से लोन है जो आप एक खराब सिबिल पर भी ले सकते हैं? कुछ लोन होते हैं जो पूरी तरह से सिक्योर मानता है बैंक, उनको आप ले सकते हैं। हालांकि इनको लेने का कोई सेंस बनता नहीं है, क्योंकि मान लीजिए सबसे पहले हम लोन अगेंस्ट फिक्स डिपॉजिट की बात करें। अगर आप फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट लोन ले रहे हैं तो ऑलरेडी फिक्स डिपॉजिट तो आपके पास पड़ी है, पैसा तो आपके पास ऑलरेडी पड़ा है, तो आप उसके अगेंस्ट लोन क्यों लेंगे? इस तरह के लोन काम आते हैं। मान लीजिए आपकी पहले से कोई फिक्स डिपॉजिट है और आप उसको तुड़वाने के बजाय लोन लेने जा रहे हैं। उसके पीछे कारण ये हो सकता है कि एफडी को अगर आप तुड़वाएंगे तो उस पर आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी, और जो आपको पैसा चाहिए है वो आपको बहुत छोटे समय के लिए, 4-6 महीने के लिए चाहिए, और 4-6 महीने के लिए फिक्स डिपॉजिट को तुड़वाकर उस पर पेनल्टी देना कोई सेंस नहीं बनता है। दूसरी चीज, यहां से फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट जब आप लोन लेते हैं तो ये आपका एक सिक्योर्ड लोन माना जाता है। सिक्योर्ड लोन आपके जितने ज्यादा होंगे, आपका सिबिल स्कोर उतना ही जल्दी इंप्रूव होगा। और लोन अगेंस्ट एफडी जब आप लेते हैं तो यहां पर आपका सिबिल स्कोर देखा ही नहीं जाता। आपका सिबिल स्कोर कितना भी कम हो, आप इस लोन को ले सकते हैं। तो आप इस लोन को लेकर समय पर अपनी इंस्टॉलमेंट्स या जो भी इंटरेस्ट है वो भरते रहिए, और आपका सिबिल स्कोर इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। दूसरी तरह का लोन आ सकता है, जैसे कि आप बात कर सकते हैं गोल्ड लोन। गोल्ड लोन भी ठीक इसी तरह का लोन होता है। यहां पर भी आपको लोन देते समय बैंक सिबिल रिपोर्ट नहीं देखता है। इसके बाद सिक्योर्ड लोन और भी आते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने म्यूचुअल फंड यूनिट्स आपके पास हैं, उसके अगेंस्ट लोन ले लिया, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है उसके अगेंस्ट भी बैंक लोन देते हैं। तो इस तरह के लोन आप ले सकते हैं अगर आपका सिबिल स्कोर कम है। इसके अलावा बहुत सारी एनबीएफसीज हैं जो कि नो कॉस्ट ईएमआई बना देती हैं, कुछ कार्ड्स बना देती हैं। अब पर्टिकुलरली हम किसी कंपनी का नाम नहीं लेने वाले हैं, आप समझ जाएंगे कि बाजार में बहुत सारी ऐसी फाइनेंस कंपनीज है जहां से अगर आप 1000 रुपए का पंखा भी लेते हैं तो उसकी भी ईएमआई बना सकते हैं। ये वाली कंपनियां जो हैं आपको एक कार्ड बना देती हैं, ईएमआई कार्ड जिसको बोलते हैं, और इस लोन को कंज्यूमर लोन बोला जाता है। तो इस तरह के लोन आपको मिल सकते हैं। हो सकता है कि जीरो कॉस्ट पर मिलने की बजाय यहाँ पर आपको कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देना पड़े। सिबिल स्कोर कम होने की वजह से ये रेट ऑफ इंटरेस्ट भी काफी हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास कोई सिक्योर्ड लोन का ऑप्शन नहीं है तो आप इस ऑप्शन
को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगली बड़ी चीज ये है कि आपको बैंकों में बार बार लोन अप्लाई नहीं करना है। आपका जो लोन है एक या दो बैंकों ने अगर रिजेक्ट कर दिया है तो अगर आप बार बार लोन अप्लाई करेंगे, बार बार भूख दिखाएंगे पैसे की, लोन की, तो उस केस में भी आपका सिबिल स्कोर जो है हिट होता रहेगा और वो लगातार कम होता रहेगा। हिट क्यों होगा? जब भी आप लोन लेने जाएंगे तो बैंक जो है बार बार इंक्वायरी करेंगे आपके सिबिल रिपोर्ट की। आप एक बैंक के पास गए, उसने सिबिल देखा, आपका लोन रिजेक्ट कर दिया। आप फिर दूसरे बैंक के पास चले गए, उसने सिबिल रिपोर्ट देखी और रिजेक्ट कर दिया। तो बार बार जब आप जाएंगे तो हर बैंक आपका सिबिल रिपोर्ट चेक करेगा। सिबिल रिपोर्ट में जितनी ज्यादा बार आपकी इंक्वायरीज होंगी वो भी बुरी तरीके से हिट करता है आपके सिबिल स्कोर को। जितनी ज्यादा इंक्वायरी होती रहेंगी आपका सिबिल स्कोर और कम होता चला जाएगा। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि अगर एक या दो जगह से आपका लोन रिजेक्ट हो चुका है तो बार बार लोन अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। उस रिजेक्शन को देखकर ही अगला बैंक आपके लोन को डायरेक्टली रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि जब कोई बैंक इंक्वायरी करता है इस सिबिल रिपोर्ट की तो वो भी आपके सिबिल रिपोर्ट में आता है। तो सिबिल रिपोर्ट के लास्ट में प्रॉपर हिस्ट्री आती है इस चीज की कि इस महीने कितने बैंकों ने इसको इंक्वायर किया है, कितने जगह से आप लोन लेने गए हैं। तो वो एक क्रेडिट हंगर दिखाता है जिसकी वजह से आपका लोन रिजेक्ट हो सकता है। अब आपने एक लोन ले लिया और उसको कुछ समय तक चला दिया तो उसके बाद 6 या 8 महीने बाद, 10 महीने बाद आपको प्री अप्रूव्ड लोन के ऑफर आने शुरू हो जाएंगे अगर आपने पुराने वाला लोन सही से चलाया है। हालांकि बड़े बैंक जैसे HDFC, SBI, इसको ये वाले बैंक जो है इतनी जल्दी इसको ऑफर नहीं करने वाले हैं। बहुत सारी स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो इस तरह के प्री अप्रूव्ड लोन के ऑफर आपको देता रहेगा। तो आप इन लोन्स का यूज कर सकते हैं अपने क्रेडिट स्कोर को इंप्रूव करने के लिए। अब कुछ टिप्स हैं कि आप अपना हेल्दी स्कोर किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपका सिबिल स्कोर ठीक ठाक है तो उसको आपको मेंटेन कैसे करना है, उसको आप इंप्रूव किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहली चीज तो यही है कि आपको अपनी EMI जो है वो कभी भी डिले नहीं करनी है। हालांकि कुछ केसेस में इमरजेंसी हो सकती है और समय पर जिसकी वजह से कोई व्यक्ति अपना EMI नहीं जमा कर पाए, लेकिन आप नेग्लिजेंस की वजह से, इग्नोरेंस की वजह से कभी भी अपनी जो EMI है उसको डिले मत कीजिए। इसके बाद मान लीजिए अगर आपने कोई क्रेडिट कार्ड ले रखा है और क्रेडिट कार्ड को अगर आप पूरा यूटिलाइज करके रखते हैं, आपकी 50,000 की लिमिट है और हर महीने आप 50,000 पूरा उठा के रखते हैं, तो उससे भी आपका क्रेडिट स्कोर बुरे तरीके से इंपैक्ट करता है। अगर आपने 50,000 की क्रेडिट लिमिट बना रखी है, उसके अगेंस्ट आप कोशिश कीजिए कि 20-25 हजार से ज्यादा कभी भी आउटस्टैंडिंग मत रखिए। ये आपके क्रेडिट स्कोर को बहुत अच्छा कर देगा। और अगर कोई व्यक्ति है जो कहता है कि नहीं मेरे को तो हर महीने 50,000 खर्च करना होता है, तो उसके लिए ऑप्शन ये है कि आप अपनी क्रेडिट लिमिट को इंप्रूव करवाने की कोशिश कीजिए। उसको 1 लाख तक ले जाइए, बाद में 40-50 हजार आप आउटस्टैंडिंग रखिए तो वो ऑटोमेटिकली 40-50% के आसपास आ जाएगा और इससे आपका क्रेडिट स्कोर बहुत इंप्रूव होगा। इसके साथ साथ लंबे टेन्योर के जो लोन है वो आपके सिबिल स्कोर को बहुत अच्छे से प्रभावित करते हैं। जैसे कि मान लीजिए होम लोन आपने ले लिया। होम लोन पहली बात तो एक सिक्योर्ड लोन है, प्लस इसका जो टेन्योर है वो एवरेज 20-25 साल का होता है। तो इस तरह के लोन आपके सिबिल स्कोर को बहुत अच्छा कर देते हैं। अगली चीज है कि आपने एक लोन लिया, उसका जो टेन्योर है वो आप अपनी जरूरत के हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से चूज कीजिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, मान लीजिए आपने एक पर्सनल लोन लिया और वो लोन आपने बना लिया 7 साल के लिए। अब आपकी जो इनकम है, आपने सोचा कि इस लोन को मैं जल्दी जल्दी भर दूंगा और आपने क्या किया कि प्री पेमेंट करते चले गए और आपने इस लोन को 2 साल में ही वापस भर दिया। तो अगर आप समय से बहुत पहले अपने लोन्स को भर देते हैं, ये भी आपके सिबिल स्कोर को नेगेटिव रूप से इंपैक्ट करता है। तो अगर आप अपना लोन जो है ये प्लान कर रहे हैं कि 2 साल में बंद कर देंगे, तो आप अपनी EMIs भी उसी अकॉर्डिंग बनवाइए। 2 साल के अकॉर्डिंग आप अपनी EMIs बना सकते हैं और अपनी EMI के अकॉर्डिंग अगर आप इसको बंद करेंगे तो आपको किसी तरह के प्री पेमेंट चार्जेस भी नहीं देने होंगे, प्लस आपका सिबिल स्कोर भी इंप्रूव होगा। तो प्री पेमेंट तो हमें नहीं करनी है, हमें अपना जो रीपेमेंट शेड्यूल है वो हमारी इनकम के अकॉर्डिंग ही सेट करवाना है जब भी हम एक लोन लेते हैं। इसके बाद एक रियल प्रैक्टिकल सिचुएशन ये है कि आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है, उस पर कोई चार्ज लग गया, सपोज 200 रुपए का कोई चार्ज लग गया और आपको पता है ये नहीं लगना चाहिए था। तो आप क्या करेंगे, आप डिस्प्यूट रेज करेंगे क्रेडिट कार्ड कंपनी को और ये डिस्प्यूट बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। मान लीजिए ये 200 रुपए का डिस्प्यूट है, ये पहले महीने में शुरू हुआ जनवरी में और आपने डिस्प्यूट रेज किया, आप आपस में लड़े जा रहे हैं, जून या जुलाई आ चुका है, ये 200 रुपए जो आपने कम भरे वहां पर, उस पर फिर से पेनल्टी क्रेडिट कार्ड कंपनी लगाई जा रही है, हर महीने 500-700 लगाई जा रही है। तो ये 5-7 महीनों के बाद ये काफी बड़ी अमाउंट बन जाती है। तो इस तरह के डिस्प्यूट जो है ये आपके सिबिल स्कोर को बुरी
तरीके से इंपैक्ट करते हैं। ये दो तरह से आपको इंपैक्ट करेगा। पहली चीज तो क्या होगी कि आपने ये पैसा क्रेडिट कार्ड कंपनी को नहीं भरा, हालांकि आपका डिस्प्यूट था, लेकिन ये बात क्रेडिट इंफॉर्मेशन वाली जो एजेंसी है, सिबिल है, उसको नहीं पता है। क्रेडिट कार्ड कंपनी क्या करेगी, हर महीने आपका डेटा भेजती रहेगी। पहले महीने भेजेगी कि आपका 200 रुपए नहीं भरा गया, ओवरड्यू चल रहा है। अगले महीने भेज देगी 500-700 रुपए ओवरड्यू है। उसके महीने अगले महीने बोल देंगे 1500 ओवरड्यू है। तो ये ओवरड्यू अमाउंट आपके सिबिल में दिखाती चली जाएगी और आपका सिबिल स्कोर इससे खराब होता चला जाएगा। अब लास्ट में मान लीजिए आपका डिस्प्यूट रिजोल्व भी हो गया, 6 महीने के बाद इसने क्या किया, क्रेडिट कार्ड कंपनी ने ये वाला जो एक्स्ट्रा पैसा था इसको क्या किया, राइट ऑफ कर दिया, यानी कि छोड़ दिया। तो ये राइट ऑफ भी आपके सिबिल में ही दिखाएगा कि क्रेडिट कार्ड कंपनी ने आपका इतना पैसा छोड़ दिया है। और राइट ऑफ तो इतनी बुरी चीज है कि अगर आपका कुछ पैसा किसी भी तरह के लोन में राइट ऑफ हुआ है तो बड़े बैंक तो राइट ऑफ देखते ही आपका लोन रिजेक्ट कर देते हैं। बैंक जो है राइट ऑफ हो गया, सेटलमेंट्स हो गए, इनके प्रति बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। इस तरह के कस्टमर से बैंक्स जो है वो हमेशा दूर भागने की कोशिश करते हैं। तो ना तो आपको इस तरह के राइट ऑफ्स करवाने हैं। अगर 100, 150, 200 रुपए का डिस्प्यूट है तो आप उसको भर दीजिए टाइम से, उसके बाद आप अपना डिस्प्यूट रेज कीजिए। वापिस अगर इसका कोई रिफंड आता है तो वो आपके क्रेडिट कार्ड में आ जाएगा, लेकिन इसको कभी भी ओवरड्यू मत रखिए। और लास्ट में वही राइट ऑफ अगर कर दिया तो ये तो बहुत ही डेंजरस है। ये राइट ऑफ अगर 20 रुपए का भी होगा ना तो भी आपके सिबिल स्कोर को बहुत बुरे तरीके से प्रभावित करेगा। अमाउंट कितनी भी छोटी हो, राइट ऑफ तो हमें करवाना ही नहीं है। इसके बाद कुछ कंडीशंस में ये होता है कि हम अपना लोन भर ही नहीं पाते हैं। समटाइम्स कुछ जेन्युइन सिचुएशंस भी होती हैं, तो उस केस में बैंक्स जो है हमारे साथ सेटलमेंट कर लेते हैं। सेटलमेंट में मोस्टली बैंक यही करते हैं कि ब्याज का कुछ पोर्शन छोड़ देते हैं और बचा हुआ पैसा आपका जो प्रिंसिपल है लोन का और कुछ थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भरवा लेते हैं और आपके अकाउंट को बंद कर देते हैं। तो ये सेटलमेंट भी आपके सिबिल में प्रॉपरली दिखाता है कि बैंक ने कितना पैसा छोड़ दिया और किस डेट को ये सेटलमेंट हुआ है। तो सेटलमेंट कोशिश कीजिए कि आप नहीं करें अगर आप कैपेबल हों, लेकिन कुछ रियल लाइफ सिचुएशंस होती हैं। मैं खुद इस देश के एक बहुत बड़े बैंक में क्रेडिट सपोर्ट ऑफिसर हूं, तो इस तरह की सिचुएशंस हम डे टू डे में देखते हैं। अगर कुछ रियल लाइफ सिचुएशंस हैं, जैसे कि मान लीजिए कई बार अकाउंट होल्डर जो है उसकी डेथ हो जाती है और पीछे जो लोग हैं उनके पास इनकम का सोर्स होता नहीं है, तो उस केस में आप करवाइए ये सेटलमेंट। लेकिन अगर जेन्युइन आपकी सिचुएशन नहीं है तो आप कोशिश कीजिए कि ये सेटलमेंट आप नहीं करवाएं छोटी मोटी अमाउंट के लिए। अब बैंक जो है दो तरह के लोन आपको ऑफर करता है, सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन वो वाले लोन है जहां पर बैंक के पास एक प्रॉपर सिक्योरिटी होती है कि अगर आपने लोन नहीं भरा तो बैंक वो सिक्योरिटी को बेचेगा और अपना पैसा रिकवर कर लेगा। इसमें एग्जांपल आता है होम लोन का। आपने होम लोन का पैसा बैंक को नहीं दिया, बैंक क्या करेगा, आपके होम की घर की नीलामी करेगा, उससे जो पैसा आएगा उससे जो है बैंक इस लोन को बंद कर देगा। फिर आता है गोल्ड लोन। इसमें भी वही स्थिति होती है, अगर आप पैसा नहीं भरेंगे तो बैंक आपका गोल्ड उठाएगा और उसको बेच देगा, जो पैसा आएगा उससे आपका लोन बंद कर दिया जाएगा। लोन अगेंस्ट फिक्स डिपॉजिट, तो ये तो प्योर लिक्विड फॉर्म है पैसे की। बैंक सीधा आपके फिक्स डिपॉजिट को बंद करेगा अगर आप पैसा नहीं भरेंगे और उस पैसे से आपके लोन को बंद कर देगा। अनसिक्योर्ड लोन आते हैं जिसमें बैंक के पास कोई सिक्योरिटी नहीं होती, सिर्फ आपका प्रोफाइल देखकर, आपकी जॉब देखकर बैंक आपको लोन दे देता है। जैसे कि आपका जो पर्सनल लोन हो गया, आपकी सैलरी को देखकर आपको एक पर्सनल लोन बैंक दे रहा है, आपको पेंशन लोन दे रहा है बैंक, तो ये भी अनसिक्योर्ड लोन की कैटेगरी में आता है। क्रेडिट स्कोर को इंप्रूव करने के लिए इन दोनों का एक अच्छा मिश्रण होना जरूरी है, जिसमें बैंक कोशिश ये करते हैं कि आपका ज्यादा पार्ट सिक्योर्ड लोन का हो और अनसिक्योर्ड लोन आपके जो है सिक्योर्ड लोन की तुलना में थोड़े कम होने चाहिए। दोनों का एक अच्छा मिश्रण जो है ये आपके क्रेडिट स्कोर को इंप्रूव करने में आपकी मदद कर सकता है। इसके बाद अगर आप एक बहुत छोटे ड्यूरेशन में बहुत सारे लोन ले रहे हैं तो इसका भी मतलब यही हुआ कि आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रेस में चल रहे हैं, आपको पैसे की बहुत ज्यादा आवश्यकता है और इस पैसे की तंगी के कारण हो सकता है आप अपनी इंस्टॉलमेंट्स समय पर जमा नहीं कर पाए। तो अगर आप बहुत छोटे समय में बहुत ज्यादा लोन ले रहे हैं, बहुत ज्यादा इंक्वायरीज हो रही हैं डिफरेंट बैंक से, तो उससे भी आपका जो सिबिल स्कोर है वो बुरे तरीके से इंपैक्ट होता है, आपका सिबिल स्कोर इसकी वजह से नीचे चला जाता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कोई भी चीज जिसको आप मेजर कर सकते हैं, जिसको आप विजुअलाइज कर सकते हैं, जिसको आप देख सकते हैं, उसको आप इंप्रूव भी कर सकते हैं। सेम यहां पर होता है कि आप अपना सिबिल स्कोर खुद चेक कर सकते हैं। सिबिल की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप वहां पर जाइए और अपना सिबिल स्कोर आप निकाल सकते हैं खुद से, और साल में एक बार ये सिबिल रिपोर्ट आप फ्री में निकाल सकते हैं। और हर साल आपको ये सिबिल रिपोर्ट निकालनी चाहिए, आपके सारे लोन्स चेक करने चाहिए और जो जो कमियां आपकी पास्ट में रही हैं उसको आप सुधार सकते हैं। प्लस कई बार ये होता है कि कोई डेटा डुप्लीकेट हो जाता है, किसी और कस्टमर का लोन आपके लोन में दिखा सकता है, तो उस केस में भी आपको क्या करना होगा, आपको सिबिल पर एक डिस्प्यूट रेज करना होगा, ताकि वो जो किसी और का अगर लोन आपके सिबिल में आ रहा है तो आप उसको हटवा दें, ताकि जब आप कभी बैंक में लोन लेने जाएं तो उस समय बैंकर आपको बताएगा कि भाई फला लोन चल रहा है, आप कहेंगे कि नहीं मेरा तो लोन ऐसा कोई चल ही नहीं रहा है। उसके बाद आप डिस्प्यूट रेज करेंगे, ये डिस्प्यूट 6-8 दिन, 10 दिन, 15 दिन चलता रहेगा, तो आपकी
जो फाइनेंशियल नीड है, पैसे की नीड है, लोन की जो नीड है, वो तब तक तो खत्म हो जाएगी जब तक आपका डिस्प्यूट इधर सिबिल के साथ खत्म होगा। तो बेटर यही है कि आप अपने सिबिल स्कोर को रेगुलरली चेक करते रहें। कोई सिबिल रिपोर्ट में आपको गलती दिखाई दे तो उसका आप डिस्प्यूट सिबिल की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही रेज कर सकते हैं। बहुत सारे बैंक्स हैं, वहां पर आपको ऑफर किया जाता है कि आप अपना सिबिल रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। तो वो एक हार्ड चेक होता है। हार्ड चेक का मतलब यही है कि यहां से जब आप सिबिल रिपोर्ट चेक करेंगे तो आपके सिबिल स्कोर पर इसका इंपैक्ट पड़ेगा और वो कम होगा। प्लस एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, कभी भी आप किसी के गारंटर मत बनिए अनटिल अनलेस इट इज वेरी नेसेसरी, क्योंकि गारंटी तो खुद की भी नहीं होती, तो हम किसी और की गारंटी कैसे दे सकते हैं। तो अगर बहुत ज्यादा अर्जेंट नहीं है तो आप कभी भी किसी के गारंटर मत बनिए। तो ये था एक डिटेल्ड एनालिसिस सिबिल रिपोर्ट के बारे में। आपको अपनी क्रेडिट रिपोर्ट को किस तरीके से एनहांस करना है आप समझ चुके होंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रही होगी। हमारे एफर्ट्स के लिए अगर आप हमें अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।